गुड इवनिंग बेटा। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक के बारे हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक मेटल या कोई भी आयन सराउंडेड होगा डिफरेंट एनायनिक, कैटायनिक या न्यूट्रल लिगेंड से। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो इनमें आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अगर हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कंपाउंड्स को दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं कोबाल्ट NH3 4 Cl माइनस और यहाँ पे Cl2। ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरी स्पीशीज़ है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और ये जो स्पीशीज़ है इसको हम कहते हैं आयनाइजेबल आयन या काउंटर आयन भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इस स्पीशीज़ के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसको ये जो बाहर वाली स्पीशीज़ है ये बैलेंस आउट कर देती है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो ये हमारे पास एलिमेंट है ये ज़्यादातर डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा। ये मेटल होगा हमारे पास मैक्सिमम और ये डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा। इसको हम यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं क्योंकि इसी के साथ ही सारे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना के। अब ये जो एलिमेंट है आपके पास इसमें क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि यही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं तो आप उन्हें बता सकते हो कि इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से ही ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं और ये एक्ट करते हैं एज ल्यूइस एसिड। नॉर्मली आपने क्या देखा है कि मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज़ की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में यहाँ पे ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो आप इनको ये भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज़ है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव एट्सेट्रा, ऐसी ढेर सारी स्पीशीज़। अब इसके बाद हम बात करते हैं लिगेंड्स की। आप देख सकते हो पहले तो सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ नया अमोनिया है, यानी कि 4 अमोनिया लिगेंड्स हैं और 2 क्लोरीन एटम्स। तो हमारे पास लिगेंड्स कौन से बने, NH3 और Cl। यहाँ पे जो NH3 है वो न्यूट्रल लिगेंड है और क्लोरीन एनायनिक लिगेंड। ये एक्ट करते हैं एज लुईस बेस। इनके पास क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये डोनेट कर देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एग्जाम्पल के लिए वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, Cl हो गया, आपके पास OH माइनस हो गया, साइनाइड माइनस हो गया एट्सेट्रा। ठीक, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया आपके पास। ये काउंटर आयंस, हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पता लग गया, लिगेंड्स के बारे में समझ आ गया। अब आप देखिए ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है। जितने लिगेंड्स के साथ ही जुड़ा होगा उसको हम कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। काउंट कीजिए, अमोनिया कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अमोनिया ना, और क्लोरीन कितने 2, तो 2 + 4 यानी कि 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे हो जाता है आपके पास 6। ठीक है। अगर हम इस स्पीशीज़ को पानी में डाल दें, यानी कि कोबाल्ट NH3 4 Cl2 Cl माइनस, इस स्पीशीज़ को हमने लिया और इसको डाल दिया पानी में, तो ये क्या बना देता है, कोबाल्ट क्लोराइड NH3 4+। ठीक है, इस स्पीशीज़ को बना देगा, साथ में क्लोराइड आयन, यानी कि जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे तो ये पूरी स्पीशीज़ जो है एक एंटिटी की तरह एक्ट करेगी।
एक एंटिटी की तरह और ये वाला आयन अलग। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस स्पीशीज़ को पानी में घोलने पर आपके पास कितने आयन्स बनते हैं, तो आपके पास बेसिकली बनेंगे 2 आयन्स, यानी कि सोल्यूशन में 2 आयन्स हैं। ये जो स्पीशीज़ है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये जो एंटिटी है आपके पास, ये किसी भी हालत में नहीं टूटती है। ये कब टूटेगी? जब बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन कंडीशंस या फिर एसिडिक कंडीशंस है। मान लीजिए आपके 2 फ्रेंड्स हैं, उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो अगर आप उनमें लड़ाई करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? एक को आपने 1 करोड़ रुपए दे दिए और दूसरे को कुछ भी नहीं दिए, तो क्या होगा? दोनों में लड़ाई हो जाएगी कि इसको क्यों मिले और मुझे क्यों नहीं। तो वैसी ही कंडीशंस प्रोवाइड करवानी पड़ेगी आपको अगर आप इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है बेटा लिगेंड्स। लिगेंड्स को हम समझते हैं डेंटिसिटी के कॉन्सेप्ट से। आपने गणेश जी का नाम सुना है? गणेश जी को एकदंत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उनको एकदंत? उनको एकदंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास एक ही दांत है और दूसरा दांत थोड़ा टूटा हुआ ऐसा है। तो इसी तरह यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं उनके पास जो जितने वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, उस टेंडेंसी को हम कहते हैं डेंटिसिटी। पहले क्या होगा इसमें? यूनिडेंटेड, यानी कि वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके, जैसे कि Cl- H2O हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारी स्पीशीज़ आ जाएंगी आपके पास यूनिडेंटेड में। अगर वो 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो हम उसको कहते हैं बाइडेंटेड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन इथेन 1,2 डाइअमीन, CH2 NH2 CH2 NH2। ठीक है, यहाँ पे ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि ये स्पीशीज़ बाइडेंटेड है। दूसरी स्पीशीज़ है आपके पास C2O4 2-, जिसको हम जानते हैं ऑक्सलेटो के नाम से। अगर इसको ड्रॉ करना हो तो कार्बन के साथ एक कार्बन, देन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा C2O4 2-। इनके सिवाय एक और स्पीशीज़ होती है ग्लिसिनेटाइन। ग्लिसिनेटाइन ये डिराइव हुआ है आपका ग्लिसनिक एसिड से, CH2 NH2 COO-। ये स्पीशीज़ भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है और ये स्पीशीज़ भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है, इसीलिए आप इसको क्या कहोगे? बाइडेंटेड स्पीशीज़। इनके सिवाय भी आपके पास स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, यानी कि जिनमें 2 से ज़्यादा डोनेटिंग साइट्स हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास EDTA4-, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो CH2 CH2 N CH2, इसको ऐसे लिख देना CH2 COO-, और यहाँ भी CH2 COO-। इस केस में भी नाइट्रोजन लगा दीजिए CH2 COO-, यहाँ भी CH2 COO-। तो 4 डोनर साइड्स तो आपको ऑलरेडी दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है ना बेटा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर देने की वजह से ये पूरी स्पीशीज़ बन जाती है हेक्साडेंटेट। ठीक, इनके सिवाय भी आपके पास अलग से लिगेंड होते हैं जिनको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ये जो लिगेंड्स होते हैं आपके पास, ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। चलो ये एग्जांपल से समझाते हैं आपको। आपके 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड को बाहर जाके खेलना, अपनी पार्टी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और दूसरे फ्रेंड को घर पे रह के पढ़ना और पेरेंट्स के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसी
और इनके सिवाय भी जो आपके पास फ्रेंड अंदर रहता है, घर के अंदर पढ़ाई करता है, उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। और जो फ्रेंड बाहर जाके खेलना पसंद करता है, अपने फ्रेंड से मिलना पसंद करता है, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। लेकिन इनके सिवाय भी आपके पास एक अलग कैटेगरी के लोग आते हैं, जो आते हैं एम्बीवर्ट कैटेगरी में। एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी एक शख्स को घर पे रहने को बोलते हैं तो वो घर पे रह के बुक्स भी पढ़ता है, अगर बाहर जाने को बोलते हैं तो वो बाहर जाके पार्टी भी करता है, तो ऐसे में उसको आप क्या कहेंगे, एम्बीवर्ट। इसी तरह ये आपके पास जो लिगेंड्स एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। इसमें आ जाते हैं NO2-। ये N से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और O से भी। सेम गोज़ फॉर SCN-। अब नेक्स्ट आते हैं आपके पास चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स बेटा वो लिगेंड्स होते हैं जब ये मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले ले PtCl2 इन ट्वाइस। अगर अब मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, PtCl इन और यहाँ से भी इन और यहाँ से भी इन। ठीक है, ये पूरी स्पीशीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, PtCl2 इन। अब यहाँ वाले पोर्शन को अगर हम थोड़ा खोल दें तो हमें पता लग जाएगा कि 5 मेंबर्ड रिंग कैसे बनाता है। PtCl और यहाँ पे क्या होगा, NH2 CH2 CH2, यहाँ पे भी NH2 और ये CH2, यहाँ पे भी बच्चे NH2 CH2 CH2 NH2, और इस पूरे को इसके साथ जोड़ दीजिए। तो इस स्पीशीज़ को अगर आप देखते हो तो आपको क्या पता लगेगा कि इस स्पीशीज़ में 5 रिंग्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये 5 मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको हम कहेंगे 5 मेंबर्ड रिंग। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट भी बढ़ जाता है, यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल आपका चिलेट होगा। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ चिलेट्स पे। चिलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए। आपके पास कई सारे सोर्सेज ऑफ वाटर ऐसे हैं जहाँ से आपको हार्ड वाटर इजीली मिल जाता है। हार्ड वाटर में क्या होता है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिज़ॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पानी के साथ झाग नहीं बनाते हैं इजीली, बहुत टाइम के बाद झाग बनाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम इनको हार्ड वाटर कहते हैं। अगर आप ऐसे पानी को ट्रीट कर दो डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA के साथ, तो आपके पास क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है मेटल के साथ। ठीक है, जो EDTA है ये मेटल के साथ जुड़ जाएगा जाके, मतलब इसके साथ जिस भी डाइसोडियम सॉल्ट के साथ आपने इसको पहले ऐड किया था उसके साथ ना रह के ये सोल्यूशन में जो मेटल्स हैं उनके साथ जाके जुड़ जाता है और वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए तो वो स्पीशीज़ क्या होती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, यानी कि प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएगी। दूसरा आपके पास है सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो हैं ये ऐसी स्पीशीज़ में हैं जिनकी जो बोलते हैं ना आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं। अब आप 2 ट्विंस को ले लो, ठीक है, 2 जुड़वा भाई बहन ले लिया आपने, चलो भाई भाई ले लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 जुड़वा भाई भाई ले लिया आपने और आप उनसे कहते हो कि आप मुझे, या किसी तीसरे शख्स को आप कहते हो कि मुझे इनके बीच में फ़र्क बताओ। तो अगर उनको एक जैसे कपड़े पहना दिए आपने तो क्या किसी के लिए पॉसिबल है कि वो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके? नहीं ना। सेम गोज़ फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, क्योंकि इनकी फ़िज़िकल
और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। अब फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होने की वजह से क्या होता है कि इनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आप EDTA डालते हो उसमें तो आयनिक रेडियाई क्या होता है, घट जाता है। अब जब आयनिक रेडियाई घट गया तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इजी हो जाता है। ठीक, चिलेट्स का इस्तेमाल दवाइयों में भी किया जाता है, जैसे कि अगर हमें समझाना हो, चिलेट्स इन मेडिसिन्स। चिलेट्स का बहुत बड़ा रोल दवाइयों में भी है। इसका इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव लेड पॉइजनिंग। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी फैक्ट्री या किसी ऐसी जगह पे चले गए हो जहाँ से आपको लेड पॉइजनिंग हो गई, या आपने लेड इनहेल कर लिया, या किसी भी तरह आपकी बॉडी में आ गया, तो इस लेड पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए आपको कैल्शियम, सोडियम और EDTA का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है लेड EDTA बना देता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो ये एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। ठीक, दूसरा आपके पास क्या है, डिसऑर्डर ऑफ लिवर। इस केस में किसी भी शख्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मैल फंक्शन करने लग जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ख़राब कर गया तो बॉडी क्या है, ढंग से काम नहीं करेगी। इस केस में क्या होता है कि जो फ्री कॉपर 2 पॉजिटिव है ये लिवर में इकट्ठा हो जाता है। अब जब ये लिवर में इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए एक्सेस ऑफ पेंसिलिनामाइन दिया जाता है, जो कि इसके साथ मिलकर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। अब हम बात करते हैं कि आपके पास इससे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आया था, चलो मैं दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन का टाइप है आपके पास कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑफ थोरियम इन K4THC2O4O4OH2 twice is A8 B10 C14 D6। तो अब हम इस कंपाउंड को लिख लेते हैं, K4THC2O4 होल ट्वाइस। ठीक है, इस कंपाउंड में आपके पास क्या होगा, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आप देख सकते हो ये बेटा, ये कोई जो क्वेश्चन है ना, ये आया था JEE 2019 में, यानी कि ये पिछले साल का क्वेश्चन है। तो आप मिस नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस पे तो हमारा फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ओके, अब थोरियम की बात करें हम यहाँ पे, तो थोरियम किससे जुड़ा है, C2O4 से। और C2O4 क्या है, बाइडेंटेट लिंकेड, और बाइडेंटेट लिंकेड है यानी कि 2 डोनर साइड से, तो ये बेसिकली 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, और OH2 की बात करें तो ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ये 2 लिगेंड्स की तरह एक्ट करता है। तो बेसिकली आपके पास थोरियम जुड़ा हुआ है 8 + 2 10 लिगेंड्स के साथ, यानी कि आप कह सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेशन यहाँ पे 10 है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं JEE 2019 का ही, ये वाला आप सॉल्व करके बताओगे। द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम इन कोबाल्ट Cl in twice Cl and K3Al C2O4 thrice respectively are। पॉज करो, आप बीच में वीडियो को पॉज करो और जहाँ पे आपको नहीं पता लग रहा उसको टर्म को लिखो और फिर सॉल्व करो। खुद ट्राई करके देखना पहले, और जब आपने सॉल्व कर लिया, आपको लग रहा है कि मैंने ठीक किया है, उसके बाद आप चेक कर सकते हो। चलो, हो गया सॉल्व, आ गया आपका आंसर। चलो अब चेक करो आपने क्या सही किया। ये भी JEE 2019 में आ चुका है। कोबाल्ट Cl इन ट्वाइस क्लोराइड। अब इसकी अगर हम बात करें तो आप देखो ये क्या पूछ रहा है,
कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा इसने। तो एक लिगेंड ये हो गया। इन किस तरह का लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड। तो इसमें कितनी होंगी? 2 डोनर साइड्स। तो 2 × 2 4 + 1 5। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 5। दूसरी स्पीशीज़ के हमारे पास K3Al C2O4 थ्राइस। इस स्पीशीज़ की बात करें अगर हम, तो इस स्पीशीज़ में आपके पास जो एल्यूमिनियम है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि ये 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो 3 × 2 6। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप सबको? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि हर जगह मैं ऑर्गेनिक ही डाल देती हूँ। चलो रहने दो, वापस आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आपको डॉगी लेके आया, अब डॉगी के साथ क्या कनेक्शन है, चलो समझते हैं। मान लीजिए आप कोई डॉगी लिया है कहीं से, पेट स्टोर से, या आपने कहीं से डॉगी ख़रीदा, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले डॉगी को नाम देते हो, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है। इसी तरह इन कंपाउंड्स को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको नाम देने की ज़रूरत पड़ी, और आयुपेक ने इनके लिए भी नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स बनाए। ये मान के चले कि जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आयनिक होगा, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक होगा तो कैटायन का नाम पहले दिया जाएगा और फिर नाम दिया जाएगा एनायनिक स्पीशीज़ का। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, K4FeCN6। ठीक, तो इसमें देखो कैटायनिक स्पीशीज़ कौन सी? ये, तो इसका नाम सबसे पहले आ जाएगा पोटेशियम। ओके, कैटायनिक स्पीशीज़ का नाम आ गया पोटेशियम। अब एनायनिक स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो एनायनिक स्पीशीज़ में लिगेंड्स कितने हैं? 6। और कौन सा लिगेंड है? साइनाइड। तो यहाँ जो आपके पास साइनाइड लिगेंड होगा, इसको आप साइनाइड नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे आप साइनो। और यहाँ पे कितने साइनो हैं आपके पास? 6 है ना, तो 6 साइनो नहीं लिखोगे, उसकी जगह आप लिखोगे हेक्सासाइनो। साइनाइड की जगह साइनो, ब्रोमाइड की जगह ब्रोमो, क्लोराइड की जगह क्लोरो, फ्लोराइड की जगह फ्लोरो। सिमिलरली अगर आपने इनकी नंबरिंग देनी हो तो बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सासाइनो। अब बचा हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, इसका नाम देने के लिए। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। पोटेशियम हमें पता है +1 में रहता है, तो 4 × +1 + x + 6 × -1 = 0। तो 4 + x - 6 = 0। तो x कितना आ जाएगा आपके पास? +2। तो फेरिक या जो भी आपके पास आयन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है फेरेट में, और जो भी चार्ज है उसको आप लिख देते हो रोमन न्यूमरल्स में 1 2। ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब एक एग्जांपल आप खुद ट्राई करो, Hg कोबाल्ट SCN4। खुद ट्राई करके देखिए इसको, इजी है, आप कर लोगे। पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई करो। हो गया? कर लिया आपने सॉल्व? शाबाश। चलो अब देखते हैं इसको। आप चेक कर लीजिए आपने कितना सॉल्व किया और कितना सही किया। तो इसका नाम क्या होगा? पहले तो कैटायनिक पार्ट का नाम दे दीजिए मर्क्यूरी। अब ये कौन सा आयन होता है SCN? ये होता है थायोसाइनेट आयन। तो यहाँ पे थायोसाइनेट आयन कितने हैं? 4। तो इसका नाम बन जाएगा टेट्रा थायोसाइनेटो। ठीक, टेट्रा थायोसाइनेटो। और
कोबाल्टेट। अब जो आगे रोमन न्यूमरल्स लगेंगे उनको हम पहले चेक कर लेंगे। मरकरी कैसे एग्जिस्ट करता है, +2 चार्ज में ना, तो +2 × 1, कोबाल्ट को हम लिख देते हैं x, और SCN के ऊपर आता है माइनस चार्ज, तो 4 × -1 = 0, क्योंकि पूरी स्पीशीज़ के बाद ऊपर इसके सिवाय कोई चार्ज नहीं है। तो 2 + x - 4 = 0। x कितना आ जाएगा, +2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अगर कैटायनिक स्पीशीज़ ऐसी हो और एनायनिक स्पीशीज़ ऐसी हो, लेकिन तब क्या होगा जब ये जो आपके पास कोबाल्ट है ये पॉजिटिव स्पीशीज़ में आ जाए, यानी कि कैटायनिक स्पीशीज़ में आ गया, जैसे कि कोबाल्ट NH3 5 NO2 2 पॉजिटिव। ठीक, तब हम इसका नाम क्या देंगे, पहला तो एज इट इज़ रहेगा पेंटा अमीन। आपके पास 2 लिगेंड्स थे, एक था अमोनिया और दूसरा था नाइट्रो ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, जिसका नाम पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली उसको पहले लिख देंगे पेंटा अमीन, देन नाइट्रो कौन सी, ये जो नाइट्रो आपके पास एम्बिडेंटेट लिगेंड है, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये किस साइड से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइट्रीटो N, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। अगर ये कैटायनिक स्पीशीज़ है तो बेटा यहाँ ये कोबाल्टेट नहीं बनेगा। x + 0 + -1 = +2, क्योंकि ये चार्ज पूरी स्पीशीज़ के ऊपर है, तो x कितना आ जाएगा, +3। तो कोबाल्ट के साथ हम यहाँ क्या लगा देंगे, 3। इसी तरह आप इसका नाम खुद ट्राई करो, कोबाल्ट NH3 5 NO NO2 पॉजिटिव। इसका नाम भी एज इट इज़ होगा, फ़र्क क्या होगा, इसमें नाइट्रीटो O कोबाल्ट लिखोगे आप, कि मतलब ये O वाली डोनर साइड से जुड़ा हुआ है। अब इनके सिवाय जो आपके पास ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट करते हैं वैसे कंपाउंड्स की भी नेमिंग आती है हमारे पास। NH3 5 क्रोमियम OH क्रोमियम NH3 5 और यहाँ पे बाहर Cl5। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, म्यू, क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, म्यू हाइड्रोक्सो। ये स्पीशीज़ कितनी है, डबल है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे बिस पेंटा अमीन क्रोमियम। ठीक, क्रोमियम का चार्ज लिख दीजिए 3 और क्लोराइड। ये हो गया। यहाँ तक आपके पास बेसिक लेवल का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद हम अगर बात करें, ठीक है, नोमेनक्लेचर समझ आ गया सबको कि नोमेनक्लेचर में क्या होता है, हम कंपाउंड्स को नेमिंग कैसे देते हैं। 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, द आयुपेक नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट NO2 NH3 5 Cl2। ठीक, ये आ चुका है J लेवल में। आपको क्या दे रखा है, कोबाल्ट NO2 NH3 5 Cl2। अब आप क्या देख सकते हो बेटा इसमें कि सबसे पहले क्या होना, पेंटा अमीन, अमीन आना चाहिए। तो अमीन, इन दोनों में तो अमीन है नहीं, पहले हमें नाइट्रोटो N के बारे में बोला, तो ये दोनों ऑप्शंस तो सीधे कैंसिल हो गए। अब यहाँ आ जाते हैं पेंटा अमीन और यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए। इसकी कोबाल्ट के ऊपर आ जाती है +3, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा अमीन नाइट्रीटो N कोबाल्ट 3 फ्लोराइड। आप इसको शॉर्टकट मेथड के थ्रू भी समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन ईजिली हो जाए। ओके, एक और नेमिंग ट्राई करें, ये भी जेई का क्वेश्चन है। द आयुपेक नेम ऑफ निकल NH3 4 NiCl4 इज। अब इन दोनों स्पीशीज़ में से आप देखो कैटायनिक स्पीशीज़ कौन सी है। अब निकल की बात करें तो NH3 तो आपके पास 0 देगा क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज़ है। तो ये क्या बन जाएगा, Ni2 पॉजिटिव, यानी कि ये स्पीशीज़ कैटायनिक स्पीशीज़ है
और यहाँ पे ये स्पीशीज़ पूरी हो जाएगी एनायनिक स्पीशीज़। तो हमें पता है कैटायनिक स्पीशीज़ का नाम हम चेंज नहीं करते, टेट्रा अमाइन निकल, और क्या होता है एनायनिक स्पीशीज़ का नाम चेंज हो जाता है टेट्रा क्लोरो निकलेट। तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो सीधे कैंसिल हो गए, बचे ये दोनों। तो इन दोनों में जो आपके पास 2 ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो सेम है, लेकिन यहाँ की जब बात करें तो आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये वाला जो चार्ज है ये +2 और इसमें 0, तो क्लोरीन तो 0 कभी दे ही नहीं सकता, तो यही वाला पॉसिबिलिटी है इसमें कि ये हो जाएगा सेकंड। ठीक, यहाँ तक ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो लग गया, यहाँ तक समझ आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाने के लिए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए हमारे पास कई थ्योरीज आई। आपके पास वर्नर जैसे कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको अलग अलग नाम दिया। सबसे पहली प्रोसेस जो सबसे पहला तरीका जो इसको समझने का था वो एफर्ट आया वर्नर थ्योरी के थ्रू। वर्नर थ्योरी कहती थी कि अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लीजिए, कोबाल्ट NH3 4 Cl2 Cl-, आपने ये कंपाउंड ले लिया, इसमें जो है सॉरी आपने जो ये कंपाउंड ले लिया इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी है, इसमें 2 तरह की वैलेंसी एग्जिस्ट करेंगी, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी बेटा ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, या फिर जो चार्ज आपके पास सेंट्रल मेटल एटम कैरी करेगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाई जाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, और ये जो आपके पास वैलेंसी है ये डायरेक्शनल होती है, यानी कि डायरेक्शन बताती है। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एनायनिक लिगेंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मुझे इस कंपाउंड को ड्रॉ करना, कोबाल्ट NH3 का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से NH3 का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से NH3 का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, और ये डॉटेड लाइन से आगे प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ से NH3, यहाँ से Cl, यहाँ से NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हूँ, और यहाँ से NH3। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी है। और ये जितने भी 3 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं आपके पास ये क्या होंगे, ये प्राइमरी वैलेंसी में आ जाएंगे, यानी कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं मेटल एटम की। इस थ्योरी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं समझा पाई, इसीलिए हमें नेक्स्ट थ्योरी बनानी पड़ी, या लोगों के साइंटिस्ट को नेक्स्ट थ्योरी फाइंड आउट करनी पड़ी, जो थी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग है वो उठती है ओवरलैप ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल और फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड, यानी कि मेटल का जो खाली ऑर्बिटल है वो कंबाइन करता है लिगेंड के फिल्ड ऑर्बिटल के साथ। तो लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है मेटल को। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनता है मेटल लिगेंड के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। ये कहता है कि जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स मेटल्स के पास हैं उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसकी अजम्पशंस क्या थी, इसकी अजम्पशंस थी कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज करेंगे, यानी कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन दिखती थी। अब ये कहता था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी आपके पास, वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं मेटल के वो कंबाइन कर जाएंगे फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। और हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करेगी ऑन इंक्रीजिंग मेटल एटम, लिगेंड स्पीशीज़ पे, मेटल एटम पे, इन सब पे डिपेंड करेगी। अब हम समझते हैं कि लिगेंड आपके पास किस टाइप के होंगे। इससे पहले हमें पता होनी चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पीशीज। चलो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, केमिस्ट्री के बीच कहानी, चलो सुन लेते हैं।
मैम ऐसे ही थोड़ी बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। चलो ट्राई करते हैं। आई माइनस बी आर माइनस एस सी एन माइनस S2 माइनस F माइनस और यहाँ पे Cl माइनस रहेगा। एक्चुअल में ना हमारी एकेडमी में एक सोनाली मैम करके एक टीचर है, तो वो पढ़ाते हैं ना, तो वो आजकल उनकी ड्यूटी स्कूल में भी है और एकेडमी में, तो वो दोनों जगह रहते हैं, मतलब उनको दोनों जगह जाना पड़ता है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस बार सोनाली कल क्लोरीन के लिए कल से फ्री हुई है। हमें नहीं पता वो किस लिए फ्री हुई, लेकिन हमें किसी ने बताया कि वो ऑक्सीलेटो को ढूंढ रही हैं, तो हम उनको बुलाते हैं ओ ऑक्सीलेटो पानी में नहीं है, यानी कि अगर इसको लिखना हो ओ ऑक्सीलेटो पानी में नहीं है। ठीक, समझ आ गया? तो अब वो पूछ रही हैं कि ऑक्सीलेटो अगर पानी में नहीं है तो ऑक्सीलेटो है कहाँ? तो हम कहते हैं कि वो EDTA अमोनिया के साथ इन कनाडा कोलंबो चला गया है। वो EDTA अमोनिया के साथ इन कनाडा कोलंबो चला गया है। तो मैम का सारा एफर्ट तो फ्यूटाइल हो गया। मैम उसको स्कूल में ढूंढ रहे हैं, एकेडमी में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैम को ऑक्सीलेटो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो कनाडा कोलंबो भाग गया है ना। तो जब मैम को मैम को ऑक्सीलेटो नहीं मिलेगा तो मैम क्या करेंगे? मैम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद कर लेंगे। ये जो लास्ट की 2 स्पीशीज़ हैं आपके पास, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि जब ये जिस भी एलिमेंट के साथ या मेटल के साथ कंबाइन करती हैं तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर सकती हैं। और यहाँ से आपके पास, आप इस ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ये आपके पास लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बताता है कि कौन कितना बेहतर लिगेंड है। और हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो कार्बन डोनर होते हैं, नाइट्रोजन डोनर से बेहतर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे और ऑक्सीजन डोनर से नाइट्रोजन डोनर बेहतर होंगे। अमोनिया और वाटर की बात करें तो अमोनिया एक बेटर लिगेंड है वाटर से। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है उतनी ही कम डोनेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और उतनी ही कम आपके पास, जितनी कम आपके पास डोनेशन हुई इलेक्ट्रॉन्स की, उतना ही वो बेहतर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट कर सकता है। ठीक है। NH3 की बात करें तो NH3 आपके पास 2 स्पेसिफिक केसेस दिखाता है, जिसमें एक साइड तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करता है और दूसरी साइड ये वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये कब एक्ट करेगा? अब NH3 ठहरा ज़िद्दी। NH3 ने क्या किया? एक मुर्गा पकड़ लिया, ठीक है, और हमारी भाषा में हम मुर्गे को कहते हैं कुक्कड़। तो हम NH3 को चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई फेंको कुक्कड़। तो Fe, कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम, सिर्फ इन चारों के लिए फेंको कुक्कड़। इन चारों के लिए स्पेसिफिकली अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करता है और बाकी हर केस के लिए ये वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि ये सिर्फ अमोनिया के लिए ही, अमोनिया जो है ये सिर्फ फेंको कुक्कड़ के लिए ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करेगा और बाकी सभी के लिए ये वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करता है। अब हम समझ लेते हैं कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके, यानी कि जो डबल बॉन्ड्स नहीं, जो वेवलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं?
तो ये कहता है कि आपके पास चार में जो मेन कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं वो है 2, 4 और 6। तो इनकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इसके लिए हो जाएंगे sp, 4 के लिए हो जाएंगे sp3 या फिर dsp2, क्योंकि दोनों पॉसिबल है ना, तो sp3 और dsp2। अगर 6 की बात करें तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर हम इसमें बोलें तो इसका एग्जाम्पल होगा आपके पास, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं AgNH3 2 पॉजिटिव। दूसरा sp3 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास ZnCl4 2 नेगेटिव, और इसके लिए क्या हो जाएगा dsp2 के लिए निकल साइनाइड 4 2 नेगेटिव। एक एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। और इसके लिए आपके पास हो जाएगा लास्ट वाले के लिए sp3d2 के लिए टाइटेनियम H2 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। सबसे पहले आपके पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास कंपाउंड्स बने हैं ये शो करेंगे लीनियर ज्योमेट्री, और इसका एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट AgNH3 2 पॉजिटिव। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो ये क्या दिखा सकता है आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकता है या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकता है। अगर ये sp3 दिखाता है तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ZnCl4 2- और dsp2 जैसे दिखाता है तो NiCN4 2-। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो यहाँ आ जाएगा आपके पास sp3d2 या फिर d2sp3, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, क्रोमियम NH3 6 3 पॉजिटिव। क्रोमियम जो है आपके पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? बीबीटी आपको किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, उससे रिलेटेड उसकी हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये सब बताता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या होगी, आर्गन 18 3d5 4s1। तो क्रोमियम जब ग्राउंड स्टेट में है तो हम इसको लिख सकते हैं 3d ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिया हमने इसके 3d 1 2 3 4 5। तो 3d में कितने हैं 1 2 3 4 5। क्रोमियम आपके पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाना जाता है क्योंकि ये जो है आपके पास हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन को लेना प्रेफर करता है। तो 4s1 और 4p ऑर्बिटल्स आपके पास कम्प्लीटली एम्प्टी है। अब अगर हम इसको एक्साइट कर दें, यहाँ पे क्या बोला क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो ये बन गया क्रोमियम 3 पॉजिटिव, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया और ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितने रह गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 4s भी एम्प्टी हो गया, 3d तो एम्प्टी था ही, और 4p भी एम्प्टी हो गया। अब ये जो आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं इसमें NH3 आ जाएगा। NH3 अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं तो इनको 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या यूज़ हुआ है, D के 2 ऑर्बिटल्स, S का 1 और P के 3 ऑर्बिटल्स। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी, D2sp3। अब आप क्या देख सकते हो, इस स्पीशीज़ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, n = 3। तो इस स्पीशीज़ को हम कहेंगे पैरा मैग्नेटिक स्पीशीज़। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है √n+2। तो जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे n कितना है 3, तो √3 3 + 2 पूरा सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा √15 बोहर मैग्नेट्रॉन। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको आप कहते हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए आप इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हो, ठीक है।
क्वेश्चन ट्राई कर ले। नीट 2018 का क्वेश्चन है। नीट 2018 में क्वेश्चन आया था आपके पास, मैच द मेटल लाइंस गिवन इन द कॉलम 1 विद स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयंस इन सेकेंड और असाइन कीजिए करेक्ट कोड। अब क्रोमियम 3 पॉजिटिव के लिए तो हम अभी सॉल्व करके हटे, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव के लिए क्या हो गया, फिफ्थ अंडर रूट बोहर मैग्नेट्रॉन। तो फिफ्थ किस किस एग्जाम्पल में, थर्ड और फोर्थ में। तो अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से अगला कौन सा है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, आयरन कितना होता है 3d6 4s2, कोबाल्ट होगा 3d7 4s2। तो अगर कोबाल्ट बेटा आपके पास 3d7 4s2 है तो इसमें से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा 3d6। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 2 तो पेयर्ड होंगे यानी कि 4 रह गए। तो अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 ये आ जाएगा अंडर रूट 24 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो CO3 पॉजिटिव के लिए क्या आया, फोर्थ वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, थर्ड वाला। ठीक है, समझ आ गया। ओके, अब हमने नीट 2018 का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ दोनों केसेस में। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरी जो थी आपके पास, जो ये आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, ये नहीं समझा पाई कि मैग्नेटिक वैल्यूज़ कुछ कंपाउंड्स की वो एग्जैक्टली कोइंसाइड क्यों करती हैं, एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर पाती उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के साथ। ना ही ये समझा पाए कि कलर क्यों होता है कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे पास थी दी गई वो थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेटा ये मान के चली कि प्योरली आयनिक इंट्रैक्शन होता है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ये हर लिगेंड को, ईच लिगेंड को एज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मान के चला, या तो एनायन मान के चल पड़ता या आपके पास डाइपोल मान के चल पड़ा। तो इसीलिए हमने इस थ्योरी को कहा गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये एक तरह से मतलब इसको सॉलिड कंपाउंड्स के साथ कंपेयर करके चल पड़ा। अब इसमें क्या हुआ, आपको डी ऑर्बिटल्स का तो पता ही है। डी ऑर्बिटल्स अगर हम डी एक्स वाई की बात करें तो डी एक्स वाई कैसे होंगे, अगर ये एक्स है ये वाई है तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स आपके पास कुछ ऐसे होंगे। सिमिलरली डी वाई जेड, डी जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड भी आ जाएंगे आपके पास। अगर हम डी जेड टू ऑर्बिटल की बात करें तो अगर ये जेड एक्सिस है तो डी जेड टू आपका कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर डी एक्स टू वाई टू की बात करें तो डी एक्स टू वाई टू बेटा आपका कैसा बनेगा, एक्स यहाँ वाई यहाँ, तो ये कुछ ऐसा जैसा बनेगा आपके पास डी एक्स टू वाई टू। अब ये जो लिगेंड्स हैं, ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, ये लाई कर रहे हैं इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक, और ये लाई करते हैं अलोंग द एक्सिस। अब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में क्या होता है, जब भी कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो वो अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस, और उसकी वजह से क्या होता है कि अलोंग द एक्सिस आपके पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू। तो ये क्या होते हैं, इनमें रिपल्शन बढ़ जाती है। लिगेंड इन्हीं की तरफ से आया तो इनमें रिपल्शन बढ़ गई, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है तो आपके पास ग्राउंड स्टेट का कोई ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, ये ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही इसको लिगेंड अप्रोच करेगा ये थोड़ा सा हाई एनर्जी में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट होगी जब इसको लिगेंड ने अप्रोच किया। अब लिगेंड के अप्रोच होने से क्या हुआ, 2 ऑर्बिटल्स चले गए ऊपर। अब वो 2 ऑर्बिटल्स जो ऊपर गए वो कौन से गए, डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू, और दूसरा नीचे कौन से है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 नीचे आ गए। जो ऊपर वाली स्पीशीज़ है उसको हमने कहा ईजी ऑर्बिटल्स, और जो नीचे वाली स्पीशीज़ है उनको कहा T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऊपर वाली स्पीशीज़ को आपने कहा
T2, ऊपर वाली स्पीशीज़ को आपने कहा Eg ऑर्बिटल और नीचे वाली स्पीशीज़ को आपने कहा T2G ऑर्बिटल। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करें इसको कहते हैं बेरीसेंटर। इससे ऊपर अगर हम इसकी बात करें तो Eg एक्सपीरियंस करते हैं 0.6 डेल्टा नॉट पॉजिटिव चार्ज, और ये जो T2G ऑर्बिटल है ये एक्सपीरियंस करता है -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, तो आपके पास ये हमें पता लग गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्प्लिटिंग हुई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ, और नीचे वाले ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 डेल्टा नॉट के साथ। अब अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो लिगेंड क्या करते हैं, ये ऑक्यूपाई करते हैं alternate corners of क्यूब, और मेटल लाइन कहाँ होता है, एट सेंटर। ठीक है, तो यहाँ जो लिगेंड अटैक कर रहा है वो अटैक करता है आपके पास बिटवीन द एक्सेस। अब जब बिटवीन द एक्सेस उसने अटैक किया 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसको एक्साइट कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या होता है, ये 3 ऑर्बिटल्स जो बिल्कुल सेफ बैठे हुए थे पहले dxy dyz और dzx, ये तीनों चले जाते हैं ऊपर, और इसको हम कहते हैं T2G। और 2 ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी आ जाती है नीचे। बेसिकली अगर इनकी एनर्जी बढ़ी और इनकी कांस्टेंट रही तो ये हायर एनर्जी में और ये लोअर एनर्जी। बेरीसेंटर, अब इससे ऊपर वाले चार्ज को हम कहते हैं +0.4 डेल्टा नॉट T2G और +-0.6 डेल्टा नॉट Eg। तो ये बन गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर आपके पास कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करता है, हाई डेल्टा नॉट वैल्यू यानी कि हाई स्प्लिटिंग दिखा सकता है, और ये बन जाता है आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो वो लो डेल्टा नॉट वैल्यू दिखाएगा और ये बन जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कोबाल्ट F6 3-, तो इसमें क्या होता है आपके पास 1 2 3 4 और एक 5। इसको आप लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये चला जाएगा ऊपर, तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा सकता है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ आ जाएंगे 2। तो अगर हमने इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है, ये Eg ये T2G, इसका +0.6 डेल्टा नॉट और इसका -0.4 डेल्टा नॉट, तो आ जाएगा +0.6 × 2 +4 × -0.4। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -0.4 dq। अब फैक्टर्स जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।